हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आपको मालूम है कि पूरा मुल्क इस बात पर गौर कर रहा है कि ये अयोध्या वर्डिक्ट जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर क्या रिव्यू पिटीशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये एक बहस का मुद्दा बना हुआ है, चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 142 का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें एक खास किस्म के जो अधिकार इख्तियारात हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कानून में गुंजाइश है, संविधान में गुंजाइश है, तो रिव्यू पिटीशन में जाना चाहिए ताकि आखिरी फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का हो वो सामने आ जाए। ये एक कानूनी मसला है और हम अपने प्रोग्राम में आपके रूबरू में कोशिश करते हैं कि जो हमसे ज़्यादा जानने वाले लोग हैं, कानून के जानने वाले हैं, उस सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा जानते हैं, उनसे हम आपको रूबरू कराएं। आज मेरे साथ हैं सीनियर एडवोकेट जेड के फैज़ान साहब। फैज़ान साहब, आपका वेलकम है मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप ये बताइए कि एक लीगल प्रैक्टिशनर, एक लीगल एक्सपर्ट के तौर पर आप इस सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं, जब लोग रिव्यू पिटीशन में जाने या ना जाने की बातें कर रहे हैं। आपकी अपनी क्या राय है इसमें? देखिए, रिव्यू की गुंजाइश तो आर्टिकल 137 में दी हुई है। हिंदुस्तान का आइन है, उसका जो आर्टिकल 137 है उसमें एक रिव्यू का प्रोविज़न है कि अगर आपके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला होता है सुप्रीम कोर्ट में तो आप रिव्यू में जा सकते हैं। लेकिन रिव्यू की जो हकीकत है वो हमें उसके बारे में पता है, आम लोगों को इसके बारे में इसकी जानकारी नहीं है। वो समझते हैं कि जैसे एक सीढ़ी है कि आप ट्रायल कोर्ट के बाद हाई कोर्ट आ गए, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट आ गए, सुप्रीम कोर्ट के बाद अगर उसमें फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ होता है तो एक सीढ़ी ये भी है। जबकि वाक़या ये है कि मैं समझता हूँ हज़ारों में रिव्यू कोई होता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा, उसमें किसी एक रिव्यू के ऊपर कहीं कोई कंसिडरेशन होता है। पहली बात तो ये जान लीजिए। दूसरी बात ये है कि रिव्यू जो है, ज़ाहिर चीज़ है, नज़रसानी जिसे कहते हैं, वो वही बेंच सुनती है, वही जजेस सुनते हैं जो उस बेंच में थे। अब वैसे बाबरी मस्जिद का मामला है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में 5 जजेस थे, अब एक रिटायर हो गए तो उनकी जगह पर कोई एक नया आ जाएगा। लेकिन पहले वो चैम्बर में सुनते हैं, ये उसकी ओपन हियरिंग नहीं होती। वो आप पिटीशन बना करके दाखिल कीजिए कि ये कमी थी, ये कमी है, ये कमी है। उसके बाद वो जजेस अपने चैम्बर में बैठ कर के आपस में मशवरा करते हैं कि भाई जो इन्होंने दाखिल किया इसमें कुछ दम है कि नहीं। अगर वो महसूस करते हैं तब उसको ओपन कोर्ट में लगाते हैं, वरना फिर वहीं उसको डिसमिस करके डिसमिसल क्या एक भेज देते हैं लेटर कि हमने आपका जो पिटीशन था उसको देखा, उसमें कोई फोर्स नहीं है, इसलिए हम उसको खारिज कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से, अच्छा, ये जो है मैं समझता हूँ कि हज़ारों में कोई एक मैटर होता होगा जिसमें ओपन कोर्ट में लगाते हैं, वरना वहीं बैठ के चैम्बर में ही जजेस उसको डिसमिस कर देते हैं। पहली बात तो ये ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि ये बाबरी मस्जिद का केस बहरहाल नेशनल और इंटरनेशनल है, इसलिए इसमें तो इस बात की गुंजाइश मैं ये देखता हूँ कि शायद उसमें उसको ओपन हियरिंग के लिए वो लगा दें। लेकिन लगाने के बाद भी जो आर्गूमेंट आपने किया है वही आर्गूमेंट तो करेंगे। कोर्ट ने जो फैसला दिया है, तो मुझे तो कादी साहब ये समझ में बात आ रही है कि अगर मुझसे आप पूछते हैं कि मैं आई एम अपोज टू फाइलिंग रिव्यू पिटीशन, मैं रिव्यू पिटीशन फाइल करने के खिलाफ हूँ, मेरी ज़ाती राय उसके खिलाफ है। और मैं समझता हूँ कि ये मिल्लत के इंटरेस्ट में है, ये नेशनल इंटरेस्ट में भी है। पहले मिल्लत के इंटरेस्ट में देखता हूँ, फिर नेशनल इंटरेस्ट में देखता हूँ कि आशा तो न था मरहले होश मोहब्बत, दीवाना समझ बूझ के दीवाना हुआ है। आप किससे फरियाद करेंगे, क्या करेंगे? जो बातें आपने की, बहुत मजबूती से केस लड़ा गया सुप्रीम कोर्ट में, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत इफेक्टिवली वहाँ आर्गूमेंट किए गए, बहुत इफेक्टिव आर्गूमेंट हुए। लेकिन उन तमाम बातों को, और जो आपने बातें रखी थी, उन तमाम बातों को कोर्ट ने तस्लीम किया। और तस्लीम करने के बाद मैंने कई मरतबा ये बात कही, और गालिबन एक बार आपसे भी बात हो रही थी तो मैंने कहा कि 142 का इस्तेमाल इसके अंदर अगर नहीं होता है तो फैसला हमारे फेवर में ही देना पड़ेगा। लेकिन वही 142 का इस्तेमाल किया। वो कोर्ट का एक खुसूसी अख्तियार है, तो आप उसको, तो उनको राइट मिला हुआ है, अब उसको आप क्या करेंगे?
वो तो आपकी बात सब मान रहे हैं। लेकिन ये शायद पहला मौका था कि जब टाइटल सूट में 142 का इस्तेमाल हुआ है। ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड, हर चीज कोई पहली बार होती है, इसको आप उंगली नहीं उठा सकते। ये कोई गैर कानूनी तो नहीं है। उन्होंने अपने अख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, ये आप कह सकते हैं, आपको पूरा अख्तियार है। लेकिन मेरा दूसरा एक कहना और भी है, तो वो तो उसको आप नहीं कर सकते कि ये जो हमारी जो तंजीमें हैं, जो मिल्लत के सराहना है कहना चाहिए, वो मुस्तकिल ये कह रहे थे, बल्कि एक कोरस की शक्ल में ये कह रहे थे पूरे महीने से कि साहब फैसला मानेंगे, फैसला मानेंगे, फैसला मानेंगे। तो अब जब फैसला आ गया तो मैं ये समझता हूँ कि विजडम का तकाजा ये है कि उस फैसले को मानते हुए इस लड़ाई को यही ख़त्म कर देना चाहिए। ये कहना चाहिए कि हमने जो बात कही थी कि हम नेशनल इंटरेस्ट में ये फैसला मानेंगे, तो उसको मान लेना चाहिए और इस लड़ाई को ही ख़त्म करने में ही दानिशमंदी और इससे पहले जो 92 के बाद में जो कुछ कानूनी चाराजोई हुई, खास तौर पे मस्जिद वाली पार्टी की तरफ से, मुस्लिम्स की तरफ से, उसमें एक चीज़ कही जा रही है कि 92 में नरसिम्हा राव की सरकार ने ये बाकायदा एक बयान दिया था, ऑफिशियल स्टेटमेंट था कि हम चूंकि स्टेटस को में मस्जिद को गिराया गया है, हम मस्जिद बना करके देंगे। हाँ, कहा था। उस पर कोई एप्लीकेशन नहीं लगी 92 से और 2019 तक सिर्फ एक बार सुप्रीम कोर्ट में जिक्र हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि ये मुकदमा हारने के लिए? देखिए, ऐसा है, दैट वाज ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट। दैट वाज पॉलिटिकल स्टेटमेंट। उसका इलाज पॉलिटिकल था कि हमारे मिल्लत के लोग अप्रोच करते। नहीं, सरकार ने ऑफिशियल एक बयान दिया था। हाँ, बिल्कुल दिया था। ये कोई किसी एक नेता की ज़बान में सरकार ने जुमलेबाजी, बिल्कुल आपने कहा। सर नरसिम्हा राव ने एज ए प्राइम मिनिस्टर ये बात कही थी और ये कहा था कि ये डिमोलिशन जो हुआ है गलत है, हम इसको बनवाएंगे। बिल्कुल, लेकिन वो मांग नहीं की गई मुसलमानों की तरफ से थ्रू आउट कानूनी लड़ाई के दौरान। कोई एक एप्लीकेशन भी नहीं लगी। मैं कभी कभी ये बात कहता हूँ कि आप जब कभी भी ग्राउंड रियलिटीज को इग्नोर करके बात करेंगे तो बात बनती नहीं है। बहुत सारी ग्राउंड रियलिटीज हैं जिसको आपको मद्देनजर रखना होगा। और बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से जो ग्राउंड रियलिटी है, मैं इसमें देखिए कमजोरी की बात नहीं है। जो ग्राउंड रियलिटी है ये है कि अगर सरकार में थोड़ी देर के लिए प्रिज्यूम कीजिए कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं और आपने बयान दिया है, तो क्या आपके पास वो ताकत थी कि आप अपने कहे हुए वादे को पूरा करते? वो तो डिफ्यूज करने के लिए उन्होंने एक सिचुएशन कर दी। हमारी वो है कि हम ऐसी बातों को मान लेते हैं। ये चीज है, समझा आपने? जी। तो अच्छा, वैसे ओवरऑल जो लेकिन ये बात सही है आपकी कि उस पर कोई दबाव बनाने के लिए ये कहते कि भाई आप क्या कह रहे हैं? आप सरकार ने एक स्टेटमेंट दिया था और उस हुकूमत, और अगर उनकी सरकार चली गई थी तो दूसरी सरकार आई तो उससे भी कहते कि सरकार का स्टेटमेंट था, पार्टी का स्टेटमेंट नहीं था, आप बनवाइए। जी। तो वो देखिए, टेरर केसेस में और दूसरे कई केसेस में जो मुस्लिम समाज से जुड़े हुए हैं, ऐसी कुछ चीज़ें सबूत के तौर पर आ रही हैं। हमारे कुछ जानने वाले वकील हैं, ये बताते हैं कि जो नैरेटिव सरकार या उसमें कुछ रोग एलिमेंट्स बैठे हुए हैं, चाहे वो एजेंसीज के हों या पुलिस के हों, वो एक ख़ास तरफ मुकदमे को ले जाने की तरफ, जिस तरफ वो ले जाना चाहते हैं, प्रोसिक्यूशन जिधर ले जाना चाहता है, उसी तरफ इन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के वकील भी काम करने लगते हैं, उन्हीं के सपोर्ट में, ना कि डिफेंस में। ऐसे ब्लैक एंड वाइट में बहुत से सबूत हैं। तो इसको देखते हुए ये शक होता है कि क्या मुस्लिम लीडरशिप, सो कॉल्ड मुस्लिम लीडरशिप या असली लीडरशिप, जो भी है वही है। तो उसने क्या उस मंदिर वाले पक्ष को इस तरह से अपनी चाराजोई कमजोर करके मदद की है, जैसा वो टेरर केसेस में भी करते हैं? क्या ऐसा है, मैं किसी की नीयत पे सवाल नहीं उठाता, और मेरा एक वो है कि भाई नीयत तो हम ये क्यों कहें कि हम ही नेक नीयत हैं और सब नीयत हैं, लेकिन जो काम उन्होंने किया
और जो इनका रद्द-ए-अमल पिछले कई महीनों से रहा, उसमें बहुत सारे सवालात खड़े होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मसलन क्या? मसलन ये कि जब आप जाकर के आरएसएस के लोगों से मिलेंगे, जब आप इस तरह के बयानात देंगे, जब आप 2 महीने से एक कोरस बिल्कुल करेंगे कि साहब जो फैसला होगा हम मानेंगे, और जो तमाम रद्द-ए-अमल रहे, जो अखबारों में रिपोर्ट्स रहीं, उससे ये लगता था कि इनको ये शायद बताया गया है कि भाई फैसला आपके खिलाफ होने वाला है और आप जो है इसको जो है मानने की तरफ लोगों को कीजिए, ऐसा ना हो कि कोई वो खड़ा हो। जुमे की नमाज में मैं अपने इलाके में था, वहाँ जुमे की नमाज में, उससे पहले जुमा था, खुद लोगों ने बाकायदा इमाम सामने तकरीरें की कि साहब ऐसा फैसला आने वाला है और अगर हमारे खिलाफ होता है तो भी हमें किसी हाल में कुछ नहीं करना है। अच्छा, मैं एक सवाल और करता हूँ। मोल्डिंग द रिलीफ, तमाम आर्गुमेंट जब मुकम्मल हो गया तो वो तो जो कह रहे थे कि मानेंगे, ये भी जो बहस चल रही थी, जब बहस मुकम्मल हो गई तो उसमें एक नई बात आई, जहां आर्टिकल 142 का तस्करा आया, वही एक मोल्डिंग द रिलीफ का मामला आया था। तो जब उन्होंने कहा ठीक है आप लिख दीजिए कि अगर फैसला आपके खिलाफ बाय द वे होता है, हम आपकी बातों से कन्विंस नहीं है, कोर्ट ने ये बात कही, तो अदर अल्टरनेटिव क्या है? तो जो दूसरे लोग थे, हिंदू पक्ष था, उसने कहा कुछ नहीं साहब, हम तो बस कुछ नहीं कहना है, हम तो मंदिर वहां चाहते हैं। हमारे यहाँ कहा गया कि साहब हमने बातें रख दिया है, लेकिन वैसे आपका जो दिल चाहे। तो आप तो ये सब कह के खुद अपना केस एक तरह से अच्छा, मुझे एक चीज याद आती है इस जब वो इमाम की बात आपने कही, अभी मैं चूंकि इंटरनेशनल अफेयर्स को कुछ चीज़ों को देखता हूँ, मसलन अरब मुल्कों में बहुत जगहों पर ख़ास मिनिस्ट्रियाँ हैं जो जुमे का खुतबा बाकायदा लिख करके पहुँचता है कि आपको ये बोलना है। अभी पिछले दिनों कश्मीर में जब ये तब्दीलियाँ आई, उसके बाद भी ऐसी कुछ खबरें आई कि वहाँ के मस्जिदों के इमामों को कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, कुछ सजेशन दिए गए कि वो क्या बोले क्या ना बोले। तो क्या मुल्क के बाकी हिस्सों में भी इमामों को कहीं ना कहीं किसी एजेंसी के जरिए, किसी और तरीके से क्या ये इन्फ्लुएंस करके ये कहलवाया? नहीं, ये जो इसके ताल्लुक से कहा गया था, ये तो चूंकि हमारी तो तंजीमें हैं, आपने कहा कि जैसे भी लीडरशिप में भारत वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो चाहे जमीयतुल उलमा हो, जमात इस्लामी हो, चाहे वो अपने जमीयतुल उलमा 2 है, दोनों इस मामले में दोनों है। अगर लीडरशिप ही उसी तरह की बात कर रही है तो वो नीचे के लोग भी ऐसा करेंगे। एग्जैक्टली, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, क्योंकि इन्होंने इस तरह की बातें शुरू की तो भाई जी सबके टच में वो इमाम लोग हैं, या जमात के टच में हैं, जमात उलमा के टच में हैं, चाहे इस ग्रुप के चाहे उस ग्रुप के, चाहे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के, उनसे तो उन्होंने भी वहां पर नज़र लाने की बात कही, अच्छी बात है। लेकिन मैं खाली ये कहता हूँ कि जब ये मुस्तकिल आप ये बात को कह रहे थे तो इस कजियों को ही खत्म करिए। अभी आप क्यूरेटिव ये फाइल करेंगे, क्या कहते हैं, रिव्यू पिटीशन, अगर उसने हियरिंग के लिए लगा दिया, वहां से बहस को डिसमिस नहीं किया, तो मुझे जो खतरा है कहीं ऐसा हो सकता है कोई जब वो हियरिंग में बात आए तो कोर्ट ख्वामखाई 2-4 लाइन स्ट्रक्चर ही पास कर दे कि भाई आप लोग शांति नहीं चाहते, हम नहीं चाहते, देखिए मैंने तो आपने खुद मोल्डिंग रिलीफ एप्लीकेशन लगाई थी कि कोई आप जो बेहतर समझे तो आप खत्म नहीं करना चाहते, हो सकता है कर दे, हो सकता है कुछ ना करे तो 7 जजेस बेंच को ये भी रिफर कर दे, चलिए मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कानूनी नुक्ता देख करके, हालांकि ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है, लेकिन मान लीजिए भाई कुछ भी हो सकता है, प्रिज्यूम कर सकते हैं, तो उसमें क्या होगा? लोगों का मामला है, लोग ये समझ रहे हैं कि हम एक फ्रेश अपील राय करने जा रहे हैं, आम इंसान समझ रहा है, तो लोगों को उम्मीदें फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। अच्छा, उसमें आप हार गए, अब आप क्यूरेटिव पिटीशन, आप जब कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड वाले तो अभी मीडिया स्टार के इंटरव्यू में कहा कि हम जो भी कानूनी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसे एग्जॉस्ट करना, तो अब क्यूरेटिव पिटीशन उसके बाद है, वो क्यूरेटिव पिटीशन आप फाइल करेंगे। अच्छा सुनिए, क्यूरेटिव पिटीशन भी खारिज हो जाता है तो मुकदमेबाजी की कोई इंतहा नहीं है, आप 100 लोगों की तरफ दस्तखत करके एक रिट पिटीशन दाखिल कर दीजिए कि साहब ये जो लोग पैरवी कर रहे थे ये तो दूसरी पार्टी से मिल गए थे, इन्होंने अपने केस को मजबूती से नहीं रखा और हमें पता नहीं था, अब हम नए सिरे से आए हैं। तो मतलब ये कोई बात नहीं हुई ना, ऐसे बेसुरत, यानी इस तरह से पूरे मुल्क को मुसलसल टेंशन में रखने का। इसलिए मैं कहता हूं कि खत्म कर दीजिए, आखिर ये तमाशा कब तक, एक ही लाश से खेलेगा जमाना कब तक, इस लड़ाई को ही खत्म हो जाना चाहिए। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, मैं ये मिल्लत के मुफाद में है, ये मुल्क के मुफाद में है। तो जेड के फैजान साहब, आपने बहुत ही
बारीकी से कुछ चीज़ें रखी और अपनी राय भी रखी। देखिए ये बात सच है, हमारे व्यूवर्स, मैं मुख्तलिफ जो अयोध्या के सिलसिले में जो एपिसोड हमने इंटरव्यूज़ की शक्ल में किए हैं, मैं एक ही बात कहता रहा हूँ और ये एक कंसेंसस है कि पूरे मुल्क के हालात को संभाल करके आगे चलाना, मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाना, नई नस्लों को तालीम और तरबियत और तरक्की के नए नए रास्ते तलाश करना, इसके लिए माहौल देने की ज़रूरत है। जब हम इसको माहौल देने की बात कहते हैं तो पीसफुल, शांतिपूर्ण जो माहौल है वो बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी बात, जो कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस ऐसी हैं जो अलग अलग मज़हबों के लोगों को टकराव में देखना चाहती हैं, उनके प्लान को भी फेल करना है, उसके एक तरह से उसके बांध के तौर पर खड़े होना है ताकि मुल्क में हालात बेहतर रहें। तो जब उस सिलसिले में जो फैज़ान साहब ने बात कही है वो बात अपनी जगह बहुत मजबूत है। जी आप कुछ कहना? नहीं, मैं अर्ज कर रहा था, हाँ। जब ये बार बार बात कही जा रही है कि फैसले को मानेंगे, इसका मतलब था कि इस फैसले के बाद लड़ाई को खत्म कर देंगे। मानने की बात तो यह है कि किसी भी कोर्ट का, अदालत का फैसला है वो तो आपको मानना ही पड़ेगा। मानने का मतलब हुआ कि नाओ अब जो कुछ भी होगा हम इस मैटर को ही खत्म करेंगे, जो भी कोर्ट फैसला कर देगी, उसका मतलब ये था। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब लड़ाई फिर शुरू करने का क्या मतलब हुआ? हाँ, वो उन्होंने जब कहा कि फाइनल जजमेंट, तो मैंने भी उनसे कहा कि ये लफ्ज़ फाइनल बाद में ऐड हुआ, उस वक्त कोई नहीं कह रहा था। तो खैर, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ अपने व्यूवर्स को, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मुल्क में हर इंसान शांति से रहना चाहता है, अपनी रोजी रोटी, अपने बच्चों की तालीम, तरबियत, सुकून, इत्मीनान ये चाहता है। और मैं समझता हूँ हर एक की ज़रूरत यही है, कोई भी नफ़रत नहीं चाहता। जो नफ़रत चाहते हैं वो मुल्क के दोस्त नहीं हो सकते, दुश्मन ही हो सकते हैं। आखिर में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी दबाना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक कर लें और फॉलो करें ताकि हमारी आने वाली जो वीडियो है उसकी इत्तला आपको सही वक्त पर मिल सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।